नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। बताएंगे कोर्ट की कमेटी से क्यों खुश नहीं है अन्नदाता। जानेंगे हरियाणा सरकार की बढ़ती मुसीबत की, तेजस्वी के तीखे बोल की और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के बढ़ते एनपीए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का बड़ा दावा। कहा बीजेपी के आधा दर्जन सांसद जल्द होंगे टीएमसी में शामिल। अधिकांश सांसद पहले टीएमसी के ही थे, साथ बाद में थाम लिया था बीजेपी का दामन। नहीं रुकेगा अन्नदाताओं का आंदोलन, अन्नदाताओं के संगठन ने दिया बयान। कोर्ट संज्ञान लेकर कर सकता है कानून रद्द। 26 जनवरी को होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। देश भर में पहुंचाई गई वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होना है पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान। सरकार ने 1.5 करोड़ वैक्सीन खरीद को दी मंजूरी। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्करों को दी जाएगी वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की मुश्किलें बढ़ी। जसप्रीत बुमराह भी टीम से हुए बाहर। अंतिम टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे बुमराह की नटराजन को मिल सकता है मौका। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 247 अंकों की बढ़त के साथ 49,517 पर हुआ बंद। निफ्टी 78 अंकों की बढ़त के साथ 14,563 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले आदेश तक कृषि कानून निलंबित रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अन्नदाताओं को क्या दिए निर्देश, देखिए ये रिपोर्ट। देश में नए कृषि कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानून पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कृषि कानून पर विस्तृत चर्चा के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, एआईकेसीसी के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है। ये कमेटी अन्नदाताओं के सभी संगठनों से चर्चा करने के साथ ही कृषि विशेषज्ञों से भी चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीकेयू टिकैत गुट के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कमेटी की बात कभी नहीं की थी। हमारी मांग बिल वापसी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं के साथ बैठक होगी और जो फैसला होगा इसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाताओं के वकील के इस बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि देश में अन्नदाताओं के 400 संगठन हैं और आंदोलनकारी अन्नदाता कमेटी के सामने पेश होंगे। इसे लेकर वो कुछ नहीं कह सकते, जिसे लेकर सीजीआई ऐसे बोबड़े ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि समस्या का हल निकले। यदि अन्नदाता सरकार से बातचीत के लिए जा सकते हैं तो उन्हें कमेटी के सामने जाने में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगा दी है और कमेटी भी बना दी है। कई लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे अन्नदाता कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से खुश नहीं दिख रहे हैं। उन्हें शिकायत कोर्ट से नहीं सरकार से है। तो कोर्ट के आदेश के बाद क्या रुख है अन्नदाताओं का, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अन्नदाताओं ने अपने आंदोलन को खत्म करने से इनकार कर दिया है। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उनसे हटने के लिए नहीं कहा है। हमारी शिकायत भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है। सरकार को ही ये कानून वापस लेने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाई है, ये अच्छा फैसला है, लेकिन हमारी जीत तभी होगी जब कानून रद्द कर दिया जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों को लेकर भी अन्नदाताओं ने आपत्ति जताई है। राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान कृषि कानून के समर्थन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिख चुके हैं। अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ हैं और अन्नदाताओं का दावा है कि कृषि कानून बनाने में उनका अहम योगदान है। प्रमोद जोशी भी सरकार समर्थक हैं, यानी साफ है कि जो कमेटी है उसमें सरकार के समर्थकों का बहुमत है। यहाँ अन्नदाताओं की कितनी सुनवाई होगी ये भी साफ दिख रहा है। कानून सरकार को वापस लेना है। सरकार जब तक चाहे तब तक किसान यहाँ बैठने को तैयार हैं, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान भी वापस नहीं जाएगा। सरकार और अन्नदाताओं के बीच 15 जनवरी को एक और बैठक होनी है। अन्नदाताओं की ओर से संकेत साफ है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी और कृषि कानून रद्द नहीं किए तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ अन्नदाता दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। अन्नदाताओं की ट्रैक्टर परेड को लेकर 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अब देखना है कि अन्नदाता आगे क्या रणनीति तैयार करते हैं।
कमेटी के सदस्यों को लेकर अन्नदाता परेशान है। उन्हें लगता है कि कमेटी तो सरकार की समर्थक है, यहाँ न्याय कैसे मिलेगा, और उन्हें तो दिक्कत सरकार से है। दिक्कत सरकार से है तो समाधान भी सरकार करे। सरकार समाधान करती नहीं दिख रही। इस कारण अन्नदाताओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। आंदोलन के कारण हरियाणा की खट्टर सरकार मुश्किल में फंस गई है। दुष्यंत चौटाला ने सरकार से समर्थन वापसी के संकेत दिए हैं, तो क्या गिर सकती है खट्टर सरकार? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार मौज ले रही है। अन्नदाता गुहार लगा रहे हैं और मोदी सरकार सुन नहीं रही है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। सरकार ने दो टूक कह दिया है कि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार की यही अकड़ हरियाणा में सीएम खट्टर की कुर्सी को खिसका सकती है, क्योंकि गठबंधन में साथी जेजेपी ने अब तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो नेताओं के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जेजेपी ने नई दिल्ली में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद दुष्यंत अपने विधायकों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली जाएंगे, जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच ये महामंथन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस बार बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है। यहां तक कि विपक्ष की तरफ से दुष्यंत चौटाला पर सरकार से अलग होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चौटाला हमेशा से किसानों के हित में काम करते रहे हैं और उन्हें अन्नदाताओं का साथ देने के लिए हरियाणा में खट्टर सरकार का साथ छोड़ना होगा। विपक्ष के इसी दबाव की वजह से जहां पिछले दिनों चौटाला ने सरकार को आंख दिखाई थी, वहीं अब वो लगातार किसान आंदोलन को लेकर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या चौटाला सरकार से अलग होने का फैसला लेते हैं या नहीं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला अन्नदाताओं और विपक्ष के निशाने पर हैं, तो बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार के मंसूबों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात चुनाव की हो या प्रदेश के विकास की, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। तेजस्वी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार में इतनी राजनीतिक औकात नहीं है कि वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सकें। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। वहीं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग बरसों से उठ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी आश्वासन दिया था कि इस मामले में राज्य सरकार केंद्र से बातचीत कर रही है, लेकिन राज्य में करीब 14 वर्षों से एनडीए की सरकार होने के बाद भी इस मसले को हल नहीं किया गया है। बिहार में सरकार बने 50 दिन ही हुए हैं और विपक्ष राज्य के सीएम की घेराबंदी में जुटा है, जिससे नीतीश कुमार मुश्किल में दिख रहे हैं। वहीं कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुश्किल में फंसे येदियुरप्पा को राहत मिलती दिख रही है। पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद येदियुरप्पा अब कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। तो कितने लोगों को मिल सकता है मौका, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में येदियुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसे लेकर येदियुरप्पा को हरी झंडी दिखा दी है। ये विस्तार पहले 14 जनवरी को होना था, लेकिन अब 13 जनवरी को नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी है। येदियुरप्पा काफी समय से मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से इसके लिए मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। पार्टी के पुराने नेताओं के अलावा कांग्रेस और जेडीएस से बीजेपी में आए तमाम नेता मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। सरकार में 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। किन्हें शपथ दिलाई जानी है, इसकी सूची राजभवन पहुंच गई है, लेकिन सरकार की ओर से इसका खुलासा नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की भी चर्चा है। इस संबंध में जब येदियुरप्पा से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। येदियुरप्पा ने कहा कि जो कुछ भी होना है वो 13 जनवरी को सामने आ जाएगा। इससे पहले येदियुरप्पा ने रविवार को नई दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी। इसके बाद से ही ये तय हो गया था कि कर्नाटक में जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मिलती है जगह और किसके हिस्से आएगा इंतजार। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच येदियुरप्पा कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को मौका मिलता है या नहीं, ये कल साफ होगा। लेकिन दूसरी ओर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। तो पीएम ने समारोह में क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती हम सभी को नई प्रेरणा देती है। आज का ये दिन विशेष इसीलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। पीएम ने कहा कि लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं, संस्थानों का निर्माण करते हैं, फिर उन संस्थानों से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए लोगों को जोड़ते चलते हैं। व्यक्ति से संस्थाएं और संस्थाओं से व्यक्ति तक, ये चक्र भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय भावना और चेतना को जगाया। उन्होंने कहा कि हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक पर्यावरण और इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं और आने वाले समय में सार्वजनिक सेवाओं सहित कई सेवाओं में शामिल होंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल 12 से 16 जनवरी को किया जाता है। आपको बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों पर बढ़ते एनपीए की। पीएम मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत लगातार 2 साल से खराब थी, लेकिन महामारी संकट के बाद बैंकों की हालत और खराब हो गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी के कारण देश में बैंकों का एनपीए 2021 के सितंबर तक 13% से ज्यादा बढ़ सकता है। तो बैंकों को लेकर क्या कुछ कहा है आरबीआई गवर्नर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ती गई हैं। अब महामारी संकट के बाद बैंकों की हालत और खराब हो गई है। नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट एनपीए की मार झेल रहे भारतीय बैंकों की स्थिति साल 2021 के सितंबर तक और गंभीर हो सकती है। मौजूदा समय में बैंक एनपीए के टाइम बम पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुद्रा लोन पर एनपीए लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के कारण देश के बैंकों में बही खातों में संपत्ति का वास्तविक मूल्य घट सकता है। यही नहीं, पूंजी की कमी भी हो सकती है। आरबीआई ने कहा है कि नियामकीय राहत वापस लेने के साथ ये जोखिम बढ़ सकता है। शक्तिकांत दास ने छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में लिखा है कि नकदी स्थिति आसान होने और वित्तीय स्थिति बेहतर होने से बैंकों का वित्तीय मानदंड सुधरा है। हालांकि अकाउंटिंग के स्तर पर आंकड़े बैंकों में दबाव की साफ तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। इससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। वित्तीय बाजारों के कुछ क्षेत्रों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर हाल के दिनों में बढ़ा है। गवर्नर ने आगाह किया कि वित्तीय परिसंपत्तियों का बढ़ा हुआ मूल्य वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का ग्रॉस एनपीए सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% हो सकता है। ये सितंबर 2020 में 7.5% रहा था। अगर माहौल बिगड़ता है तो ग्रॉस एनपीए रेशियो बढ़कर 14.8% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जीएनपीए रेशियो सितंबर 2020 में 9.7% था। ये सितंबर 2021 तक बढ़कर 16.2% हो सकता है। इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों में जीएनपीए रेशियो 4.6% से बढ़कर 7.9% और विदेशी बैंकों में 2.5% से बढ़कर 5.4% हो सकता है। गंभीर दबाव के हालात में ये उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।